व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम आ गए हैं डिमांड पार्ट 2 एंड दिस इज डे 9 ऑफ आवर 100 डेज कॉमर्स प्रो सीरीज। और इस सीरीज के अंदर बस 91 डेज और हमारा पूरा ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, अकाउंट्स का भी, बिजनेस स्टडीज का भी और इकोनॉमिक्स का भी। जाओ जाके जल्दी से अटेंडेंस लगा दो अपनी कमेंट सेक्शन में और हम लोग शुरू करते हैं डिमांड को। चलिए जल्दी से, लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, आज का जो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है वो है द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और जो लॉ ऑफ डिमांड है ये मेजॉरिटी आप पढ़ चुके हो। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में एक चीज़ समझ ली थी, चाहे वो टेबल हो चाहे वो कर्व हो, जब भी प्राइस बढ़ता है, जब भी चीज़ें महंगी होती हैं तो लोग उसको कम बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको महंगा लग रहा है। और जब भी वो प्राइस नीचे गिरता है तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको सस्ता लगता है। तो यही लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस के साथ डिमांड की बनती नहीं है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड ऊपर जाएगा। It states the inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factors constant. सर, other factor का मतलब टेक्नोलॉजी नहीं बदलनी चाहिए, फैशन नहीं बदलना चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं बदलना चाहिए, सॉरी, सेम रहना चाहिए, है ना। तो ये बच्चों लॉ ऑफ डिमांड है। अब लॉ ऑफ डिमांड के क्या assumptions हैं? बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें, सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज ना हो, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सेम रहे, इनकम सेम रहे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम रहे, कोई एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर में चेंज होने की ना हो प्राइस की। तो यही लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा। देखो, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ती जा रही है, वही सेम शेड्यूल है, वही सेम कर्व है, ये लॉ ऑफ डिमांड में आप बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। सर, ऐसा हो क्यों रहा है एक्चुअल में कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है? तो इसके पीछे जो सबसे पहला रीज़न है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डीएमयू, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर, डिफरेंट यूजर्स। ये 5-6 हमारे मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू। सर, ये लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? इसको हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझो, यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा सेटिस्फैक्शन, डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होते चले जाना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जब भी आप किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते चले जाओगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपका कम 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 होता चला जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी चीज़ जो आपके पास नहीं है तो आपको उसका बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो उसकी डिमांड करोगे आप, लेकिन जब आपके पास होती चली जाएगी वो चीज़, आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, तो शायद आप उसकी उतनी कद्र नहीं करोगे, आपको उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। यही कारण होता है बेटा जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सपोज मेरे पास ये पानी की बॉटल पहले नहीं थी, अब 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो फिर मुझे लगेगा कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी 3 पानी की बॉटल्स हैं, मुझे और की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको तभी खरीदूंगा अगर ये मुझे सस्ती मिल रही हो। अगर इसका आप प्राइस कम कर दो तब शायद मैं खरीद लूँ, मैं बोलूँगा हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे काम की चीज़, वो अलग बात है मेरे पास है लेकिन आज सस्ती भी तो मिल रही है, तो मैं ये तभी खरीदूंगा अगर प्राइस कम होगा, नहीं तो मैं इस बॉटल को बाय नहीं करूंगा। तो देखो, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल हो गया या नहीं हो गया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही प्राइस कम होगा तो ही मैं और बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है? ये है सब्स्टिट्यूट करना एक कॉमोडिटी को इन प्लेस ऑफ अनदर कॉमोडिटी, है ना। जैसे पेप्सी और कोका कोला ले लो, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। टी और कॉफ़ी ले लो, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अगर टी सस्ती हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पहले कॉफ़ी पीते हो और वो अब बोलेंगे यार हमारे बजट में टी जो है वो काफ़ी सस्ती पड़ रही है, सस्ती होती जा रही है, बाहर से मेहमान आ रहे हैं तो पहले हम कॉफ़ी पिला रहे थे, चलो अब चाय पिलाते हैं क्योंकि सस्ती है। तो प्राइस कम होगा तो बहुत सारे कॉफ़ी वाले लोग भी इधर आने लगेंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? तो डिमांड अपने आप बढ़ने लगेगी। तो जब प्राइस कम होता है तो आपके सब्स्टिट्यूट के कस्टमर भी आपकी तरफ आ जाते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को छोड़ के आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने लगते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब एक इंसान
अपना प्रोडक्ट छोड़ देता है और दूसरा प्रोडक्ट उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर लेता है जो सस्ता है। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी व्हेन इट बिकम्स चीपर, जब वो सस्ता हो जाता है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मेनली दो पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आने चलेगा। लॉ ऑफ डीएमयू हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। देन वी हैव इनकम इफेक्ट। बच्चों इनकम इफेक्ट का मतलब ये होता है, देखो दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है रियल इनकम, एक होती है मनी इनकम। रियल इनकम और मनी इनकम में फर्क क्या है? पहले मैं 200 कमाता हूँ, मैं 400 कमाता हूँ, ये तो हो गई मनी इनकम, ठीक है। रियल इनकम क्या होता है? मैं पहले भी 100 रुपये खर्च करता था, मेरी इनकम 100 थी, आज भी मैं 100 रुपये खर्च करता हूँ, मेरी इनकम 100 ही है। बट पहले एक प्रोडक्ट 10 रुपये का था तो 10 पीस आते थे 100 रुपये में, अब वही प्रोडक्ट 5 रुपये का हो चुका है तो 100 रुपये में 20 आ जाएंगे। तो जैसे ही प्राइस कम हुआ, पहले 10 रुपये का था तो मेरी इनकम में 10 पीस आते थे, अभी 5 का है तो मेरी उसी इनकम में 20 आएंगे, तो अपने आप में 20 की डिमांड करने लगूंगा या नहीं करने लगूंगा? तो जब भी बच्चों प्राइस कम होता है तो इनकम इफेक्ट पिक्चर में आता है। कौन सा इनकम इफेक्ट? जो हमारा रियल इनकम है, हम मनी इनकम की बात नहीं कर रहे, रियल इनकम की बात कर रहे हैं। रियल इनकम का मतलब मेरी मनी इनकम तो सेम है, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, मैं अब ज्यादा खरीद सकता हूं उसी पैसे में, उसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस। तो प्राइस कम होगा तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मैं उसी इनकम में ज्यादा खरीद पाऊंगा, इसीलिए डिमांड बढ़ जाती है। तो लॉ ऑफ डीएमयू हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया, एडिशनल कस्टमर्स। जब प्राइस कम होता है तो बहुत सारे नए कस्टमर्स जुड़ते हैं, बहुत सारे नए कस्टमर्स आते हैं जिनके पहले बजट में वो कमोडिटी नहीं थी लेकिन अब उनके बजट में है। उनके बजट में कैसे है? क्योंकि सस्ती हो गई है। तो जब भी बच्चों प्राइस कम होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले उस चीज़ को नहीं खरीदते थे, अब खरीदने लगेंगे क्योंकि सस्ता हो गया, उनके बजट में आ गया। तो एडिशनल कस्टमर्स की वजह से भी डिमांड बढ़ती है। डिफरेंट यूजेस ले लो, डिफरेंट यूजेस में जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो मिल्क को हम घर में यूज़ करते हैं एज मिल्क को हम यूज़ करते हैं एज कर्ड, पनीर, ठीक है। उसके साथ साथ हम मिल्क से आइसक्रीम बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। तो अगर मिल्क सस्ता हो जाएगा तो हम घर में ही आइसक्रीम बनाने लगेंगे, घर में ही सारी चीज़ें यूज़ करने लगेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग यूजेस पे आप उसको लगा दोगे। जब बहुत सारे अलग अलग यूजेस पे आप उसको लगा दोगे तो ऑफ कोर्स 1 लीटर अगर आप पहले लेते थे तो अब 1 लीटर में तो इतना कुछ नहीं बनेगा, डिमांड आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। तो जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो हम उसको अलग अलग डिफरेंट यूजेस पे भी लगा देते हैं, तो अल्टीमेटली अपने आप डिमांड बढ़ने लगती है ना। तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने डिफरेंट यूजेस में भी उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ती चली जाती है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब है बच्चों कि क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता। अब रीजंस तो आप समझ गए, लॉ ऑफ डीएमयू, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर्स, डिफरेंट यूजर्स। क्या सर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता कि प्राइस कम है तब भी लोग डिमांड नहीं कर रहे? बिल्कुल है। सबसे पहला होता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स होते हैं बेटा जो सस्ते वाले गुड्स होते हैं, या जो आपको लगता है कि ये तो चीप गुड्स है। जब आपका देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स on which the consumer spends a large part of his income and their demand rises with increase in price and demand falls with decrease in price। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि हम लोग वीट कंज्यूम करते हैं। हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं? वीट। ज्वार बाजरा क्यों नहीं कंज्यूम करते? ज्वार बाजरा बहुत सस्ता है तो लोगों को लगता है कि यार ये तो चीप गुड है, ये बहुत सस्ता है, प्राइस कम है, हम नहीं लेते इसको। उनको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती, ईगो पे लग जाती है ना। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ना कि यार मैं ऑटो रिक्शा में क्यों जाऊँ, मैं तो गाड़ी में जाऊँगा। जबकि ऑटो रिक्शा का प्राइस बहुत कम है तो उसकी डिमांड तो ज़्यादा होनी चाहिए। लोग जा रहे हैं टैक्सी में, लोग जा रहे हैं गाड़ी में, ऑटो रिक्शा में जा नहीं रहे। तो ये क्या है? जिन लोगों के पास एक अच्छा लेवल ऑफ इनकम होता है वो प्राइस कम होने पे भी वो चीज़ की डिमांड नहीं बढ़ाते, तो इसको बोलते हैं गिवन गुड्स। ठीक है। दूसरे होते हैं बच्चों स्टेटस सिंबल गुड्स। डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, एंटीक पेंटिंग्स हो गई, वॉचेस होती हैं कुछ स्पेशल तरीके की। तो इस तरीके की चीज़ें जो लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया है, उनके प्राइस बहुत हाई होंगे तब भी डिमांड कम नहीं होगी। आप लग्जरी कार्स ले लो, लग्जरी मोबाइल फोन्स ले लो, लग्जरी ब्रांड्स ले लो, बहुत महंगे होंगे, डिमांड तब भी ज़्यादा ही होगी, कम होगी ही नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड से बाहर है। तो जो चीज़ें आपका स्टेटस सिंबल बन जाती हैं उन पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। फियर ऑफ शॉर्टेज,
अगर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ फ्यूचर में शॉर्ट होने वाली है, फ्यूचर में इसकी कमी होने वाली है, फ्यूचर में ये नहीं मिलेगी या कम मिलेगी, तो लोग महंगे में भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। लोग बोलते हैं भाई फ्यूचर में तो मिलेगा ही नहीं। जैसे अगर ऐसा हो जाएगी पेट्रोल कल से मिलेगा नहीं, तो आज ही लोग भाग के भरवाएंगे अपना फ्यूल, चाहे महंगा मिल रहा हो खरीद लेंगे। तो फियर ऑफ शॉर्टेज में क्या होता है बेटा, डर हो अगर की शॉर्टेज हो जाएगी तो लोग ज़्यादा पैसे में भी डिमांड कम नहीं करते। इग्नोरेंस, अगर आपको एक्चुअल प्राइस पता ही ना हो किसी चीज़ का, तब भी कई बार आप ये गलती करते हो, महंगे में भी उसको खरीद लेते हो। तो इग्नोरेंस में भी कई बार लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। फैशन वाली चीज़ें, जो भी चीज़ें फैशन में है वो भी महंगी भी होंगी तब भी लोग लेंगे, वो भी लॉ ऑफ डिमांड से बाहर हो गई। नेसेसिटीज़, जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं, आप किसी को कैंसर पेशेंट है कोई, या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई खानी ही है, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो महंगी भी होगी तब भी वो डिमांड कम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें भी लॉ ऑफ डिमांड से बाहर हो जाती हैं बेटा। प्राइस कम ज़्यादा होने से इनके डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है बच्चों, मूवमेंट और शिफ्ट। उसको मैं आपको बस बोर्ड पे सिखा दूंगा और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा क्या होता है मूवमेंट, क्या होता है शिफ्ट। एक चार्ट के थ्रू समझा दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सारा एग्जाम में एज इट इज लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, जब भी बाबू चेंज इन डिमांड होगा तो दो वजह से हो सकता है चेंज इन डिमांड। या तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज होने की वजह से, या फिर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से। सर अदर फैक्टर्स मतलब वही सारे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, है ना। तो अगर बच्चों प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया तो इसको बोलना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखना, चेंज इन डिमांड नहीं बोलोगे। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आया, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, इनकम की वजह से, सही है, सीजन वेदर की वजह से, तो अब इसको बोलोगे आप चेंज इन डिमांड। तो जब भी डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब भी प्राइस की वजह से होगा तो अगर हमें उसका ग्राफ बनाना हो तो उसमें आपको हमेशा मूवमेंट देखने को मिलेगी। ग्राफ में हमेशा मूवमेंट देखने को मिलेगी, और मूवमेंट दो तरीके की होगी। एक को बोलेंगे एक्सपेंशन, जब इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड, और एक को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन, जब डिमांड कम होगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, यानी प्राइस कांस्टेंट है, तब वहां पे मूवमेंट नहीं देखने को मिलता, शिफ्ट देखने को मिलता है। और शिफ्ट को हम दो नामों से जानते हैं, इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड। सर एक बार पूरा गो थ्रू कर दो ना प्लीज, दोबारा से आ जाओ। सबसे पहले डिमांड जब चेंज होगा बच्चों, वो दो वजह से चेंज हो सकता है, या तो प्राइस की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस की वजह से होगा तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला जाएगा, अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो चेंज इन डिमांड बोला जाएगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसके दो तरीके हैं, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा। डिमांड बढ़ेगा तो एक्सपेंशन, कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन। जब शिफ्ट होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज बोला जाता है उसको। अब हम इसके कर्व पे चलते हैं, पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो। अब सर मूवमेंट होगा कैसे, देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस पहले 10 था, अब 5 हो गया, तो जो डिमांड है, अब प्राइस कम हुआ है, देखो 10 से 5, तो डिमांड बढ़ेगी। पहले 100 थी सपोज, अब 200 हो गई है ना। तो देखो अब क्या देखने को मिलेगा आपको, मूवमेंट देखने को मिलेगा। प्राइस कितना है 5, 10, और डिमांड इधर ले लेते हैं हम 100, 200। देखो 10 पे 100 का डिमांड है, जब प्राइस 10 है तो 100 का डिमांड है। देखो ये आ गया पॉइंट ए, ठीक है।
अब जब प्राइस 10 से 5 होगा, कम होगा, तो डिमांड बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा। ये आ गया पॉइंट बी। 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपको पॉइंट्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ए से बी देखो मिल रहा है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन, या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, वहीं पे अगर इसका रिवर्स हो जाए, प्राइस बढ़ जाए 5 से 10, डिमांड 200 से 100, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, है ना। तो अब देखो क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही लेते हैं बेटा, प्राइस 5 10 और क्वांटिटी ले लेते हैं 100 200। तो जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 200 है। इस बार ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। और प्राइस जब बढ़ के 10 हुआ तो डिमांड कम हो जाएगा, है ना, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। इस बार ये है पॉइंट बी। तो कर्व तो अभी भी नीचे की तरफ ही बनेगा, कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेचर ही डिमांड कर्व का वो है, बट मूवमेंट इस बार ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो अब ये बहुत क्लियर हो गया कि जब भी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा तो मूवमेंट देखने को मिलेगा, या एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। चलो सर, अब जल्दी से फटाफट से शिफ्ट के केस में बता दो, शिफ्ट क्या है। देखो जब भी किसी अदर फैक्टर की वजह से प्राइस सेम रहेगा, अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज हो रहा है, जैसे प्राइस पहले भी 10 अब भी 10, डिमांड पहले 100 अब 200। अब देखो डिमांड बढ़ रहा है, सर डिमांड क्यों बढ़ रहा है? ये प्राइस तो सेम है बेटा। ऐसा हो सकता है वेदर, ऐसा हो सकता है फैशन, ऐसा हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आ गया, है ना, इनकम बढ़ गई, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो देखो प्राइस 10 था तो डिमांड 100 थी, प्राइस अभी भी 10 ही है लेकिन डिमांड 200 हो गया है। तो पहले मेरा डिमांड कर्व ये था, अब डिमांड कर्व ये है। तो देखो इसको बोलते हैं पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाना, तो इसको बोलते हैं बच्चों राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था, बट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो पूरा का पूरा कर्व ही राइट में चला गया। डिक्रीज में क्या होगा? डिमांड कम होगी, प्राइस सेम है, डिमांड 200 से 100 कम हो रहा है। सर अब कैसे चलेगा? तो प्राइस अगर 10 है तो डिमांड पहले 200 है बच्चे। देखो पहले डिमांड ये है, अभी भी 10 है लेकिन डिमांड कम हो गया है, डिमांड 100 हो गया है। तो पहला कर्व ये था, अब कर्व ये है, तो इस बार पूरा का पूरा कर्व लेफ्ट में शिफ्ट कर गया, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज। तो देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर कभी भी चेंज जो आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है तो आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, मूवमेंट कैन बी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, इट कैन बी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से आपको एक बार गो थ्रू करना है, बहुत ध्यान से एक बार पढ़ना है। और मैंने पूरा चार्ट के थ्रू समझाया, सही है, जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो ही टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, वो आपको एक बार अपनी बुक उठा लेना, रीडिंग लगा लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी करा देता हूँ, वो ले लो, दैट इज इट। मूवमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जब भी डिमांड चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। उसके बाद बच्चों मूवमेंट में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये आ गया। ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है, मूवमेंट होता है। अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन क्या है उसकी डेफिनेशन आ गई पूरी की पूरी। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन आ गई, डिमांड कम होना प्राइस की वजह से। उसके बाद शिफ्ट आ गया बेटा, जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो शिफ्ट होगा। शिफ्ट के रीजंस आ गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का इनकम चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
देन इसके अंदर शिफ्ट में इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये इस वजह से होता है। देन इंक्रीज क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट है, देखो सिर्फ डिमांड बढ़ रहा है। डिक्रीज क्या होता है, ठीक हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा का पूरा यूनिट समझते हैं, पूरा का पूरा यूनिट पढ़ते हैं। देन इसके बाद हमारे पास डिफरेंस आ गया मूवमेंट का और शिफ्ट का। आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट में और शिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज इट। और इसी के साथ हमारा डिमांड चैप्टर हो जाता है समाप्त। बहुत अच्छे तरीके से एक बार गो थ्रू कर लेना, सारा पढ़ लेना। कुछ नहीं समझ में आएगा तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।